साथियों नमस्कार। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, शेड्यूल के बारे में अपन बात कर रहे थे, अपन अनुसूचियां पढ़ रहे थे और अनुसूचियों को लेकर अनुसूची नंबर 9 तक अपन डिस्कस कर चुके थे पिछली क्लासों में। आज जो अपन बात करने वाले हैं अनुसूची 9 से संबंधित कुछ बातें हैं वो अपन बात करेंगे। साथ ही अपन अनुसूची 10, 11 और 12 के बारे में जानेंगे कि इन अनुसूचियों को कब कब भारतीय संविधान में जोड़ा गया और इनसे संबंधित क्या क्या प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए हैं। साथियों, 9th जो शेड्यूल है, 9वीं जो अनुसूची है, इनसे संबंधित कुछ तथ्य रह गए थे, इनके बारे में अपन बात करते हैं। 9वीं अनुसूची, मैंने कहा था 9वीं अनुसूची में साथियों भूमि सुधार से संबंधित कानून है। किससे संबंधित? भूमि सुधार से संबंधित कानून है। और ये 9वीं अनुसूची जो है ये प्रथम संविधान संशोधन जो है 1951 में जोड़ी गई। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। मैंने कहा 9वीं अनुसूची में मूलतः जो है, मूलतः का मतलब मूल संविधान में जब ये जोड़ी गई थी, यानी 1951 में जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी, तो इसमें 13 कानून थे। यानी कितने कानून थे? 13 कानून थे। लेकिन वर्तमान में इसमें कितने कानून हैं? 284 कानून हैं। यहां से भी अच्छा प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। साथियों, मैंने कहा था 9वीं अनुसूची को न्यायिक जोड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कौन से मामले में? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। कौन सा वाद? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। और शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ जो ये मामला है ये कब का है? 1951। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 9वीं अनुसूची संवैधानिक है, अर्थात 9वीं अनुसूची के तहत जो परिवर्तन किए गए, प्रथम संविधान संशोधन के तहत जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है वो बिल्कुल सही है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई अपन दिक्कत नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जब 9वीं अनुसूची में जोड़ दिए गए 13 कानून, तो बाद में इसमें 11 अमेंडमेंट हुए 9वीं अनुसूची में। अगला आपको ध्यान में रखना है, अब तक जो है 11 संविधान संशोधन किए गए। 11 संविधान संशोधन किए गए और इस 11 संविधान संशोधन के द्वारा कानूनों की संख्या जो 13 थी, 13 से बढ़कर कितनी हो गई? 284 हो गई। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही आपको यह ध्यान में रखना है कि 9वीं अनुसूची में वर्तमान में क्या प्रावधान है, यह आपको ध्यान में रखना। पहली बात तो क्लियर करनी है कि सारे कानून भूमि सुधारों से संबंधित नहीं है। यहां से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या क्या 284 कानून जो हैं ये पूरे भूमि सुधारों से संबंधित नहीं। इसमें बहुत सारे ऐसे कानून भी हैं जो भूमि सुधारों से संबंधित नहीं है, फिर भी उनको न्यायपालिका के पुनरावलोकन से रोकने के लिए 9वीं अनुसूची में डाला गया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। साथियों, अब मैं बात करूं 9वीं अनुसूची से संबंधित एक वाद और आपको ध्यान में रखना है, और वो कौन सा है? केशवानंद भारती वाद। कौन सा वाद ध्यान में रखना है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम कौन सा राज्य? केरल राज्य। और ये कब की बात कर रहा हूं मैं? 1973। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद आता है। केशवानंद भारती बनाम कौन सा राज्य? केरल राज्य। ये वाद अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो है अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बैठी थी। यानी इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो कितनी थी? 13 न्यायाधीश थे। और सुप्रीम कोर्ट ने 7-6 से अपना फैसला दिया। 7 का मतलब 7 न्यायाधीश इसके पक्ष में थे और 6 न्यायाधीश इस फैसले के विपक्ष में थे। बहुमत के आधार पर तय हुआ और 7-6 से फैसला दिया। पहला क्वेश्चन तो आपको यह पूछा जा सकता है कि अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ कौन सी है? तो ध्यान में रखिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और एग्जैक्ट डेट पूछे तो भी आप ध्यान में रख सकते हैं, 24 अप्रैल 1973। कौन सी अप्रैल? 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट में क्या दी गई? चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया और इस फैसले में 9वीं अनुसूची से संबंधित भी एक बात कही गई। और वो क्या बात थी वो आपको ध्यान में रखना है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत ढांचे की बात की। संविधान के आधारभूत या संविधान के मूलभूत ढांचे की बात की। ये पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है। ये संविधान का आधारभूत ढांचा या मूलभूत ढांचा क्या होता है, इनके बारे में भी जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यहां से बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट के कौन से वाद में संविधान के मूलभूत या आधारभूत ढांचे की बात कही गई। तो वाद आपको ध्यान में रखना है कौन सा? केशवानंद भारती बनाम
केरल राज्य। अब ये 9वीं अनुसूची से किस प्रकार संबंध है, इनके बारे में बात करें। देखिए साथियों, इस केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि 9वीं अनुसूची में जो कानून पहले से शामिल हैं, यानी 1973 से पहले से जो कानून शामिल हैं, 1973 से पहले से जो कानून शामिल हैं, यानी 1951 से लगाकर 1973 के बीच में जो कानून 9वीं अनुसूची में जोड़े गए हैं, उनका तो न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। और न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ऐसे कानूनों को किसी भी प्रकार की न्यायपालिका के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसे कानून जो 1973 के बाद में जोड़े गए और वो कानून अगर संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करते हैं और भले ही उन कानूनों को संसद या विधानमंडल ने आपके 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया है, तो ऐसे कानूनों का भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। बस ये बात महत्वपूर्ण थी साथियों, इसको आपको समझना जरूरी था। केशवानंद भारती वाद में संविधान के मूल ढांचे की बात कही और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगर संसद या विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा कानून, वो अगर संविधान के मूल ढांचे के विपरीत हैं, संविधान के आधारभूत ढांचे के विपरीत हैं, भले ही वो कानून भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया है, ऐसे कानून का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब वर्तमान में क्या स्थिति है, तो वर्तमान में स्थिति यह है कि 9वीं अनुसूची में वर्तमान में भले ही कोई कानून डाल दो, अभी सभी प्रकार के कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, लेकिन 1973 के पहले के कानून जो शामिल किए गए थे, उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इस 9वीं अनुसूची में सर्वाधिक कानून जो हैं इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा डाले गए, यानी लगभग 284 में से 180 कानून जो हैं ये इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा डाले गए। यानी इंदिरा गांधी सरकार द्वारा कोई भी कानून संसद के द्वारा बनाया और उसको लगता था कि इसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, यानी न्यायपालिका बीच में आ सकती है, तो उस कानून को कहां डाल देते, 9th शेड्यूल में डाल देते। वर्तमान में स्थिति क्या है, तो वर्तमान में न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, लेकिन 1973 से पहले के किसी भी कानून जो 9वीं अनुसूची में शामिल है, उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आधारभूत ढांचा है क्या। भाई, केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के आधारभूत ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब ये आधारभूत ढांचा है क्या, ये तो स्पष्ट कीजिए, ताकि संसद या विधानमंडल जब भी कानून बनाएगी तब उनको लगेगा कि ये आधारभूत ढांचे में शामिल है, तो हम उससे संबंधित कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधारभूत ढांचे की व्याख्या हम समय समय पर करेंगे, मतलब अभी हमें आधारभूत ढांचे की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी कानून बना दीजिएगा और अगर हमें लगेगा कि ये कानून जो है संविधान के आधारभूत ढांचे से के खिलाफ हैं या संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ हैं, तो हम ऐसे कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो वर्तमान में इस 9वीं अनुसूची का कोई ज्यादा औचित्य नहीं है, क्योंकि वर्तमान में 9वीं अनुसूची में जो कानून है उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, लेकिन 1973 से पहले के जो कानून 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। इस बात को भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो 3 वाद आपको 9वीं अनुसूची से संबंधित ध्यान में रखने हैं साथियों। पहला जो वाद मैंने बताया था वो था कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य। जो बिहार राज्य ने भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाए थे उसको न्यायपालिका में चुनौती दी थी। दूसरा कानून मैंने बताया, दूसरा जो वाद बताया था वो मैंने बताया था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, जिसमें प्रथम संविधान संशोधन को न्यायपालिका में चुनौती दी थी। और तीसरा जो मैंने बताया वो है केशवानंद भारती बनाम कौन सा राज्य, केरल राज्य, 1973। शंकरी प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अंतरिम संसद को वो सारी शक्तियां प्राप्त होगी जो स्थायी संसद को होगी, अर्थात अंतरिम संसद ने जो अमेंडमेंट किया है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन साथियों इस प्रकार का भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में कितने संशोधन अंतरिम संसद के द्वारा किए गए। भारतीय संविधान में कितने संशोधन अंतरिम संसद के द्वारा किए गए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक ही संविधान संशोधन, और वो कौन सा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 जो अंतरिम संसद के द्वारा किया गया, क्योंकि बाद में जो है 13 मई 1952 को भारत में
स्थायी संसद का क्या हो गया, गठन हो गया। जब स्थायी संसद का गठन हो गया तो अंतरिम संसद क्या हो गई, समाप्त हो गई। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और अंतरिम संसद का जो प्रावधान था, अंतरिम संसद का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल से संबंधित था, अर्थात आर्टिकल 379। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अर्थात वर्तमान में जब अंतरिम संसद ही नहीं है तो आर्टिकल 379 भी नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो शेड्यूल है, अगली जो अनुसूची है वो है 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची से संबंधित किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिएगा साथियों, 10वीं अनुसूची भी बाद में जोड़ी गई क्योंकि ये भी मूल संविधान में नहीं थी। तो सबसे पहले तो अपन जानेंगे इसको कब जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन। और 52वां संविधान संशोधन हुआ था साथियों 1985 में। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। यानी 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई, तो 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। और इस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे, राजीव गांधी। अब इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इनके बारे में मैं बात करता हूं। देखिए साथियों, 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 10वीं अनुसूची में किससे संबंधित प्रावधान है, दल बदल से संबंधित प्रावधान। दल बदल से संबंधित प्रावधान। और दल बदल से संबंधित प्रावधान क्या क्या प्रावधान है और इसमें और कौन सा अमेंडमेंट किया गया, इसको भी अपन जानेंगे। देखिए साथियों, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उस समय संविधान सभा के जो मेंबर थे उनको ये किसी प्रकार से महसूस नहीं हुआ कि एक कोई ऐसा मेंबर होगा जो एक पार्टी से चुनाव जीतेगा और शाम तक दूसरी पार्टी में मिल जाएगा, या फिर बहुत सारे ऐसे मेंबर होंगे जो चुनाव किसी दूसरी पार्टी से जीतेंगे और चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरे दल में शामिल हो जाएंगे। यानी उनको ये लग ही नहीं रहा था कि इस प्रकार की भी व्यवस्था भारत में करने की आवश्यकता है। इसीलिए 1950 में इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं की गई। बाद में ज्यों-ज्यों राजनीतिक दल, क्योंकि उस समय तो एक ही राजनीतिक दल हुआ करता था प्रमुख रूप से, और कौन सा था, कांग्रेस। बाद में कई राज्यों में कांग्रेस, गैर कांग्रेस जो राजनीतिक दल थे उनकी सरकार बनी। 1977 में केंद्र में भी गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इसके बाद में ये होने शुरू हुआ, कोई भी एमपी या एमएलए चुनाव जीते तो किसी दूसरी पार्टी से, और चुनाव जीतने के बाद दूसरे दिन दूसरी पार्टी में चला जाए। यानी चुनाव किसी दूसरी पार्टी के सिंबल पर लड़े और चुनाव जीतने के बाद कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, ये क्या हुआ। इसका मतलब तो जो ये राजनीतिक दल हैं इनका कोई औचित्य नहीं रहेगा। वैसे संविधान में राजनीतिक दल का कई प्रावधान पहले मूल संविधान में नहीं था, ठीक है। अब इन पर रोक लगाने के लिए, अर्थात दल बदल पर रोक लगाने के लिए राजीव गांधी की सरकार द्वारा 52वां जो अमेंडमेंट किया गया 1985 में, और इसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर 1/3 सदस्य, अगर 1/3 से कम सदस्य, 1/3 से कम सदस्य एक राजनीतिक दल को छोड़कर, एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में जाते हैं, दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होते हैं, दल में शामिल होते हैं, तो वो क्या माना जाएगा, होते हैं तो वो क्या माना जाएगा, दल बदल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, दल बदल माना जाएगा। और दल बदल जब माना जाएगा तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब ये प्रावधान किया गया 52वें संविधान संशोधन 1985 में। इनसे पहले हरियाणा के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या, गयाराम। अब उन्होंने एक ही दिन में 1-2 राजनीतिक पार्टियां चेंज कर दी। यानी वो चुनाव जीते तो कांग्रेस से थे, लेकिन शाम तक किसी दूसरी पार्टी में चले गए, फिर तीसरे दिन पता चला कि वो वापस से कांग्रेस पार्टी में आ गए। इस प्रकार से आयाराम गयाराम वाला मामला ये क्या है, या जिसको अपन कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। आप लोगों ने ये शब्द सुने होंगे, आयाराम गयाराम है, हॉर्स ट्रेडिंग है, या दल बदल है, तीनों एक जैसे शब्द हैं। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, आयाराम गयाराम का मतलब किस राज्य से संबंधित है, हरियाणा, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इन पर रोक लगाने के लिए प्रावधान किया गया कि अगर कोई राजनीतिक दल जिनमें जीते हुए जो मेंबर हैं उनमें से 1/3 से कम सदस्य अगर एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में जाते हैं तो वह दल बदल माना जाएगा और उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है।
यानी मैं आपसे यूं कहूं कि एक कोई ऐसा राजनीतिक दल था जिसमें 100 सदस्य चुनाव जीते और 100 में से अगर 1/3 से कम जो हैं एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाएंगे तो दल बदल माना जाएगा, और 1/3 से अधिक जाएंगे तो दल बदल नहीं माना जाएगा। अर्थात अगर अधिक, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है और किसी भी राजनीतिक दल के दबाव में रहकर कोई कार्य नहीं करता व्यक्ति, तो उसको स्वेच्छापूर्वक जो है किसी दूसरे राजनीतिक दल की विचारधारा उनको लगती है कि मेरे को इस विचारधारा में शामिल होना चाहिए, तो शामिल हो सकता है। लोकतांत्रिक देशों में ऐसी व्यवस्था है, लेकिन इसका दुरुपयोग भारत में बहुत तेज गति से होने लगा। अब जो ये 52वां अमेंडमेंट हुआ, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो ये तो इस पर रोक लगाने के लिए जोड़ी गई थी, लेकिन इसका दुष्परिणाम ये सामने आया कि 1/3, अब तो पहले क्या 1-1, 2-2 मेंबर एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे थे, अब उनको लगा कि 1-1, 2-2 छोड़कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दल बदल माना जाएगा और हमारी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब समूह के रूप में नेताजी क्या करने लगे, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में, यानी कोई जो पार्टी थी उनके 50 मेंबर जीते और 50 जीतने के बाद 1/3 आपस में समर्थन करते, 1/3 आपस में गठबंधन करते और 1/3 आपस में मिलके क्या करते, दूसरी पार्टी में कूद जाते। अब ये जोड़ी तो इसलिए गई रोक लगाने के लिए, लेकिन रोक के बजाय यहां पर तो क्या हो रहे हैं, पहले 1-1, 2-2 जा रहे थे, अब तो अधिक मात्रा में जाने लगे। जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने तो वाजपेयी जी ने इस 10वीं अनुसूची में और परिवर्तन किया, और इस परिवर्तन को अपन कहते हैं 91वां संविधान संशोधन किया। कौन सा संविधान संशोधन किया, 91वां संविधान संशोधन किया गया था 2003 के द्वारा, और इस 91वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अब जो 1/3 जो तय कर रखा है, इनके स्थान पर कितना रखा जाएगा, 2/3। अब ऐसा कहा गया कि अगर 2/3 से अधिक गए, एक राजनीतिक दल को छोड़कर 2/3 से अधिक सदस्य गए तो सदस्यता समाप्त नहीं होगी, और 2/3 से कम गए, 2/3 से कम गए तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यानी लगभग 66% जो हैं एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे में जा रहे हैं तो दल बदल नहीं माना जाएगा, और उससे कम जा रहे हैं तो दल बदल माना जाएगा। तब से जाकर, यानी 2003 से जाकर ये दल बदल संबंधी जो कानून है, ये थोड़ा सा अपन कह सकते हैं अपन इसको ज्यादा प्रभावी बनाया गया। अर्थात वर्तमान में क्या व्यवस्था है, तो वर्तमान में ये व्यवस्था है कि किसी राजनीतिक दल के 2/3 जो मेंबर हैं वो उनसे अधिक एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो दल बदल नहीं माना जाएगा, और 2/3 से कम जा रहे हैं तो दल बदल माना जाएगा। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। लेकिन आपसे यहां 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 52वें अमेंडमेंट के द्वारा कितना प्रावधान किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1/3 तय कर रखा था। 1/3 के स्थान पर 2/3 कब तय किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी एक और अमेंडमेंट जो है ये 10वीं अनुसूची से संबंधित किया गया। पहली बात तो ये ध्यान में रखें। दूसरी बात साथियों, 10वीं अनुसूची से संबंधित आपको ये ध्यान में रखनी है कि कोई राजनीतिक दल है और उस राजनीतिक दल का अगर विलय, एक राजनीतिक दल का विलय जो है ये दूसरे राजनीतिक दल में हो जाए, दूसरे राजनीतिक दल में हो जाए तो क्या ये दल बदल माना जाएगा। यानी मैं यूं कहूं कि एक कोई पार्टी है, जैसे मान लेते हैं अपन ये बीएसपी पार्टी है, और इस बीएसपी पार्टी का पूरा विलय अगर बीजेपी में हो जाए, यानी जितने भी जीते हुए उम्मीदवार हैं ये सारे के सारे बीजेपी में चले जाए तो क्या दल बदल माना जाएगा। ये भी मैं क्लियर कर देता हूं, एक राजनीतिक दल का पूरा विलय अगर दूसरे राजनीतिक दल में हो रहा है, इसका मतलब 2/3 से अधिक जा रहे हैं, और 2/3 से अधिक जा रहे हैं, इसका मतलब दल बदल नहीं माना जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर 1/3 इसको ध्यान में रखना कि अगर एक राजनीतिक दल का पूरा विलय दूसरे राजनीतिक दल में हो रहा है तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा। ये भी कंसेप्ट आपका बिल्कुल ही क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि दल बदल से संबंधित जो है, एक बात और ध्यान में रखना है कि प्रत्येक राजनीतिक दल का एक व्हीप होता है, प्रत्येक राजनीतिक दल का एक चीफ व्हीप होता है, और वो चीफ व्हीप की क्या जारी करता है, व्हीप जारी करता है। प्रत्येक राजनीतिक दल का एक चीफ व्हीप होता है और वो जो क्या जारी करता है, एक व्हीप जारी करता है। अगर कोई सदस्य इस व्हीप का उल्लंघन करे तो भी दल बदल माना जाएगा। ये एक नया तथ्य है, यहां से भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। इसको मैं क्लियर कर लेता हूं कि किसी राजनीतिक दल के द्वारा
किसी राजनीतिक दल द्वारा जारी की गई व्हीप का उल्लंघन किसी सदस्य द्वारा किया जाता है तो क्या माना जाएगा? दल बदल माना जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे अपन संसदीय जब नियमावली पढ़ेंगे या अपन संसद की प्रक्रिया पढ़ेंगे उस समय ये व्हीप चीफ व्हीप पर सारी डाउट जो है ना मैं क्लियर कर दूंगा। यहां पर इस बात को आपको ध्यान में रखना है, प्रत्येक राजनीतिक दल का चीफ व्हीप होता है, मुखिया होता है, अपन कह सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि ये जो लोकसभा है, ये लोकसभा है, अब लोकसभा में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। अब मान लेते हैं बीजेपी का एक व्हीप चीफ व्हीप है, दूसरी तरफ कांग्रेस का भी एक है, एक बीएसपी का भी है, जितने भी राजनीतिक दल हैं इन सभी का एक, और अपने पार्टी के सदस्यों में अनुशासन बनाए रखना इनका मुख्य काम होता है। यानी अपने पार्टी के जो जीते हुए मेंबर हैं वो किन के पक्ष में वोट करेंगे, किसी बिल के संदर्भ में किन के विपक्ष में वोट करेंगे, विश्वास प्रस्ताव आया तो किन के पक्ष में वोट करेंगे, और अविश्वास प्रस्ताव आया तो किन के पक्ष में वोट जारी करेंगे। ये उनको अधिकार होता है व्हीप जारी करने का। और किसी राजनीतिक दल के जो चीफ व्हीप ने कोई व्हीप जारी करी और कहा हमारी पार्टी के जितने भी मेंबर हैं वो इस वाले मामले में इसके तहत मत करेंगे, अर्थात पक्ष में करेंगे या विपक्ष में करेंगे। कोई भी सदस्य, पार्टी ने तो कहा पक्ष में करने का और उस सदस्य ने अगर विपक्ष में मत कर दिया तो ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने व्हीप का क्या है उल्लंघन किया है, और व्हीप का उल्लंघन किया है इसका मतलब उसकी काम जो है वो दल बदल के तहत उसके विरुद्ध जो क्या की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्लियर हो गया, एक राजनीतिक दल दूसरे दल में विलय हो रहे हैं, आपके दल बदल नहीं माना जाएगा। 2/3 से अधिक जा रहे हैं तो भी दल बदल नहीं माना जा रहा है, 2/3 से कम जा रहे हैं दल बदल माना जाएगा, और व्हीप का उल्लंघन हो रहा है दल बदल माना जाएगा। अब दल बदल पर निर्णय कौन करेगा? यहां से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दल बदल पर निर्णय कौन करेगा। यानी लोकसभा के कोई मेंबर था, उन्होंने अगर दल बदल किया है उस पे निर्णय कौन करेगा? राज्यसभा ने किया है तो राज्यसभा के किसी मेंबर ने किया है, उन पे कौन करेगा? विधानसभा या विधान परिषद के किसी मेंबर ने किया है, उन पे कौन करेगा? इसको भी आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा साथियों, इसके संदर्भ में कहा गया है कि संबंधित सदन, कौन सा सदन? संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति के द्वारा, संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति के द्वारा क्या किया जाएगा? इस संबंध में निर्णय किया जाएगा। इसको कैसे समझना है? अगर कोई लोकसभा का सदस्य था और लोकसभा के किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगर कोई राज्यसभा का सदस्य था और राज्यसभा के सदस्य ने दल बदल किया है तो इसका निर्णय राज्यसभा का सभापति करेगा। अगर कोई विधानसभा का सदस्य था, उन्होंने दल बदल किया है तो विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, और विधान परिषद का था तो विधान परिषद का सभापति इसके संदर्भ में क्या करेगा? निर्णय करेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी दल बदल के संदर्भ में निर्णय करने का अधिकार किनको दिया गया है? संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति को दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब कितने समय में निर्णय करेगा, इनका कोई प्रावधान नहीं है। यानी समय 2 महीने हो सकते हैं, 4 महीने हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं, क्योंकि जब समय सीमा का प्रावधान ही नहीं है तो अध्यक्ष या सभापति बाध्य नहीं है कि कितने समय सीमा के भीतर उन्हें निर्णय करना है। लेकिन हाल ही में एक हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि इसका जो समय सीमा है ये कितनी है? 3 माह। अर्थात संबंधित सदन के अध्यक्ष और सभापति को 3 माह के भीतर क्या करना होगा? निर्णय करना होगा। इस बात को भी ध्यान में रखना है। हालांकि इसमें संविधान में इस प्रकार की कोई बात का उल्लेख नहीं किया गया है, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, क्या अध्यक्ष या सभापति ने निर्णय कर दिया और संबंधित सदन का जो मेंबर था उसकी सदस्यता या तो समाप्त कर दी या फिर नहीं करी, तो क्या इसको न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है अथवा नहीं? यानी अध्यक्ष ने, लोकसभा के अध्यक्ष ने किसी निर्णय के संदर्भ में कहा
और का इस सदस्य ने दल बदल किया है अर्थात वो दल बदल के तहत वो दोषी हैं और ऐसे व्यक्ति की लोकसभा की सदस्यता क्या कर दी, उन्होंने समाप्त कर दी। लेकिन जो मेंबर था उनको ये लगे कि मैंने कोई गलत दल बदल नहीं किया है, क्योंकि हम 2/3 से अधिक गए हैं तो दल बदल नहीं माना जाएगा, तो इसे न्यायपालिका में चुनौती देने का भी क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है, चुनौती दी जा सकती है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। यानी पीठासीन अधिकारी अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति ने दल बदल के संदर्भ में कोई निर्णय किया है तो इसको न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो साथियों 10वीं अनुसूची के संदर्भ में अपने बात की। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें शुरुआत में जो है 1/3 से कम सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो यह प्रावधान किया गया, लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 के समय जो है 1/3 को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 2/3। अब व्यवस्था क्या है, अब व्यवस्था यह है कि अगर 2/3 से कम सदस्य एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में जा रहे हैं तो दल बदल माना जाएगा और इसके संदर्भ में निर्णय कौन करेगा, संबंधित सदन का अध्यक्ष या सभापति। और अगर 2/3 से अधिक जा रहे हैं तो दल बदल नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, एक पूरे राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में हो रहा है, दल बदल नहीं माना जाएगा। और अगर कोई सदस्य व्हीप का उल्लंघन कर रहा है और व्हीप का उल्लंघन कर रहा है उसमें अगर दोषी है तो भी दल बदल के कानून के तहत आएगा और ऐसे सदस्य के विरुद्ध भी दल बदल कानून के तहत क्या की जा सकती है, कार्रवाई की जा सकती है। मेरे हिसाब से आपके दल बदल से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हालांकि अपन जब लोकसभा और राज्यसभा पढ़ेंगे उस समय दल बदल संबंधी कानूनों को वापस से पढ़ेंगे। बस बेसिक बातें आपको 10वीं अनुसूची के संदर्भ में ध्यान में रखनी थी, वो सारी बातें मैंने आपको अवगत करवा दी है। अब साथियों मैं बात करूंगा 11वीं अनुसूची के बारे में। कौन सी अनुसूची के बारे में, 11वीं अनुसूची। देखिएगा 11वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो 11वीं अनुसूची में पहले तो प्रावधान किसका है आपको ये ध्यान में रखना है और कब जोड़ी गई है ये ध्यान में रखना है। देखिए 11वीं अनुसूची को आपके 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। कौन से, 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। और 73वां संविधान संशोधन हुआ था आपके 1993। कई जगह आपको 1992 मिलेगा, ये 1992 में लाया गया था, लेकिन लागू कब हुआ, 1993 में हुआ। तो लागू वाला वर्ष अगर काउंट करें तो 1993 ही आपका राइट रहेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ये लागू किया गया, अर्थात लागू वाली तिथि इसमें क्या रहेगी, राइट रहेगी। ठीक है, अब इसमें किसका प्रावधान किया गया, तो इसमें पंचायती राज का किसका प्रावधान किया गया, तो ध्यान में रखिएगा किसका प्रावधान किया गया, पंचायती राज का प्रावधान किया गया। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि पंचायती राज से संबंधित क्या प्रावधान किए गए, क्योंकि पंचायती राज से संबंधित कोई प्रावधान जो है इससे पहले भारतीय संविधान में कौन कौन से आर्टिकल में थे, तो इन सारी बातों को मैं क्लियर कर लेता हूं। साथियों 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ। इसके द्वारा एक तो आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज संस्थाएं जो हैं ये कितने विषय पर कार्य करेगी, इन विषयों का उल्लेख जो है ये भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची में। यानी पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषयों पर कार्य करने का अधिकार दिया गया। कौन कौन से 29 विषयों पर पंचायती राज संस्थाएं कार्य करेगी, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आपके 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। इसी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 और भाग 9 के अनुच्छेद की बात करूं मैं तो आर्टिकल 243 से लगाकर 243 ओ तक जो है किसका प्रावधान किया गया, पंचायती राज का प्रावधान किया गया। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मूलतः इसमें किसका प्रावधान है कि पंचायती राज संस्थाएं कौन कौन से विषयों पर काम करेगी। जैसे अपने 7वीं अनुसूची पढ़ी थी कि संघ सूची में जो शामिल विषय हैं उन पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में शामिल विषय हैं उसमें राज्य की विधानमंडल बनाएगी, समवर्ती में जो कानून है इसमें विधानमंडल एवं संसद दोनों बनाएगी। इसी प्रकार 11वीं अनुसूची में उन 29 विषयों को शामिल किया गया जिन पे कानून बनाने की शक्ति किनको दी गई, पंचायती राज संस्थाओं को दी गई। और पंचायती राज संस्थाओं का मतलब आपके ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है।
साथियों, मूल संविधान में पंचायती राज के संदर्भ में विशेष कोई प्रावधान नहीं था। मात्र आर्टिकल 40 में यह प्रावधान था कि राज्य ग्राम सभाओं का गठन करेगा। राज्य ग्राम सभाओं का क्या करेगा? गठन करेगा। यह आपके कौन से आर्टिकल में उल्लेखित था? अनुच्छेद 40 में उल्लेखित था। इसके बाद में बहुत सारी ऐसी समितियां बनी, जैसे बलवंत राय मेहता समिति बनी, अशोक मेहता समिति बनी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बनी, जीवीके समिति बनी। सारी समितियों ने अपनी सिफारिश में कहीं न कहीं पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की बात कही, और इसी को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान की जब आवश्यकता पड़ी तो 73वां संविधान संशोधन किया गया, और इसी के द्वारा पंचायती राज संस्थाएं किन किन विषय पर काम करेगी उनका प्रावधान भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में किया गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि इन विषयों का निर्धारण कौन करेगा। कि भाई 29 विषय दे तो दिए गए पंचायती राज संस्थाओं को, लेकिन प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की अलग अलग व्यवस्थाएं। अब इनके संदर्भ में कहा गया कि विषयों का जो निर्धारण है, विषयों का जो निर्धारण है, इन विषयों का निर्धारण किनके द्वारा किया जाएगा? तो विषयों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। किनके द्वारा किया जाएगा? राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। यानी राज्य विधानमंडल पर डिपेंड करेगा कि वो पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय 29 में से सौंपे। जैसे कई राज्यों में 15 विषय दिए गए, कई राज्यों में 17 विषय दिए गए, कई में 28 विषय दिए गए, कई में 22 विषय दिए गए। ये राज्य विधानमंडल अर्थात राज्य की सरकार को यह अधिकार रहेगा, राज्य की विधानसभा को यह अधिकार रहेगा कि इन संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे। हमने संविधान के अनुसार तो तय कर दिए कि पंचायती राज संस्थाएं कितने विषय पर काम कर सकती हैं, 29 विषय पर काम कर सकती हैं, और उन 29 विषयों का प्रावधान कौन सी अनुसूची में कर दिया? 11वीं अनुसूची में कर दिया। मेरे हिसाब से 11वीं अनुसूची भी आपके क्या हो गई होगी? क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अनुसूची के बारे में बात करें साथियों, वो आपके कौन सी है? 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? 12वीं अनुसूची है। इसके संदर्भ में मैं बात करूं तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 12वीं अनुसूची आपके 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। कौन से? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखनी। 12वीं अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया? तो 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय संस्थाओं का किसका प्रावधान किया गया? नगरीय निकाय संस्थाओं से संबंधित, नगरीय निकाय संस्थाओं से संबंधित जो विषय हैं, इन विषयों का प्रावधान किया गया। और इसमें कुल कितने विषय प्रदान किए गए? 18 विषय प्रदान किए। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ कि जिस प्रकार अपने 11वीं अनुसूची में बात की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषयों पर कार्य करने का अधिकार दिया गया, इसी प्रकार नगरीय निकाय संस्थाओं को 18 विषयों पर कार्य करने का अधिकार दिया गया कि ये 18 विषय जो हैं इन पे नगरीय निकाय संस्थाएं काम करेगी। और नगरीय निकाय संस्थाओं का क्या मतलब हुआ? नगरीय निकाय संस्थाओं का मतलब हुआ नगर पालिका, शहरों की सरकार, नगर पालिका, नगर परिषद, या मैं यूं कहूं नगर निगम। कौन कौन सी? नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। ये आपकी नगरीय निकाय संस्थाएं हैं। ये कौन कौन से विषय पर काम करेगी? इनका प्रावधान भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया? अनुसूची नंबर 12 में किया गया। इस बात को भी ध्यान में रखना है। और कितने विषय दिए गए इसमें? 18 विषय। इसको भी ध्यान में रखना है। तो 12वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है? तो 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय संस्थाओं से संबंधित जिन विषयों पर इनको कार्य करने का अधिकार दिया गया है उनका प्रावधान है। और इसमें कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 18 विषय प्रदान किए गए हैं। यहां से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों, पंचायती राज से संबंधित बात हो गई, नगरीय निकाय संस्थाओं से संबंधित बात हो गई। इसका मतलब आपकी जो 12 शेड्यूल भारतीय संविधान में थी, 12 अनुसूचियां जो भारतीय संविधान में उल्लेखित थी, वो सब की सब अपने एक एक करके इसको डिटेल से पढ़ने की कोशिश की। यहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को लेकर भी अपने साथ में बात की। और विशेष रूप से अपने 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं अनुसूचियों से संबंधित ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। इनको अपने बहुत डिटेल में पढ़ने की भी कोशिश की। साथियों, आपने अनुसूचियों को पढ़ लिया, साथ ही मैं आप लोगों को भाग के बारे में थोड़ा सा अवगत करवा देता हूं कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और कौन सा भाग कब नया भाग जोड़ा गया। यहां से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। और कौन से भाग में कहां से कितने आर्टिकल हैं, ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा। इसको भी जान लेते हैं।
देखिए साथियों, प्रश्न अगर बात करें तो आपके सिलेबस में किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो, वहां पर सीधा दिया जाता है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। और संविधान और राज्य व्यवस्था की मैं बात करूं तो ये आपस में जुड़ी हुई है। यानी ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस में अनुसूचियां सिलेबस में नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुसूचियों का क्वेश्चन निश्चित रूप से बन जाएगा। अगर आपके सिलेबस में अनुसूचियां नहीं है लेकिन राज्यसभा है, लेकिन राज्यसभा से संबंधित बन जाएगा कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में किया गया। तो कहीं ना कहीं अनुसूचियां जिन किसी सिलेबस में नहीं है, मैं कॉमन बात कर रहा हूं, चाहे ओपीसीएस का एग्जाम हो, पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, बाकी जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं उनमें अनुसूचियां भाग आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये अगर किसी के सिलेबस में अलग से नहीं दे रखे हैं, उनको भी पढ़ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये आपके एक प्रकार से अपन कह सकते हैं बाकी की तुलना में अपन बेहतर तभी कर पाएंगे जब इस प्रकार के कंसेप्ट बिल्कुल आपके क्या होंगे, क्लियर होंगे। साथियों, भाषा का बड़ा महत्व होता है राज्य व्यवस्था और संविधान में। आपने भाषा को पकड़ लिया, मैंने कहा ना भाषा का बड़ा महत्व होता है। अगर प्रश्न में क्या पूछा गया है उसको अगर आपने जान लिया तो ये तय है कि आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अब मैं आपको बात करने वाला हूं भारतीय संविधान के भाग के बारे में। किसके बारे में? भारतीय संविधान के भाग के बारे में। तो कौन से भाग में किसका प्रावधान है, साथ में ये भी मैं बात करूंगा कि कौन से भाग में कहां तक उल्लेख है, इनके बारे में भी बात करने वाला हूं। तो देखिएगा साथियों, अपन बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग, मैंने कहा था भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 22 भागों में बांटा गया। और प्रत्येक भाग में कुछ आर्टिकल उल्लेखित किए गए। जैसे भाग 1 की बात करें तो आर्टिकल 1 से 4, भाग 2 की बात करें तो आर्टिकल 5 से 11, भाग 3 की बात करें तो आर्टिकल 12 से 35। साथ ही इस भाग में किसका प्रावधान किया गया, ये भी आपके सुमेलित वाला क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा रहा है ये भी अपन लोगों को पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एक तरफ तो आपके दे देंगे भाग, ये नहीं दे दिया भाग 2, भाग 3, भाग 6 और भाग 8, और दूसरी तरफ इनसे संबंधित दे देंगे कि सुमेलित कीजिए। तो अपने को यह पता होना चाहिए इस प्रकार का प्रश्न भाग से भी पूछा जा सकता है और इस प्रकार का प्रश्न साथियों अनुसूचियों से संबंधित भी पूछा जा सकता है। इसलिए अनुसूचियों को ध्यान में रखना है, 1 से 12 तक किसमें किसका प्रावधान है और भाग 1 से 22 तक किसमें किसका प्रावधान है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। सुमेलित वाला क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले भाग के बारे में। देखिए साथियों, सबसे पहले भाग आपको ध्यान में रखना है भाग 1। कौन सा भाग 1? भाग 1 में उल्लेख किया गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र। किसका उल्लेख किया गया है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। और संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में आर्टिकल की बात करूं मैं तो आपको अनुच्छेद ध्यान में रखना है। इसमें अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 तक। क्लियर हो गया? भाग 1 में किसका उल्लेख है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद पूछे तो 1 से लगाकर 4 तक। दूसरा आपको ध्यान में रखना है भाग 2। भाग 2 में प्रावधान किया गया साथियों नागरिकता का। किसका प्रावधान किया गया है? नागरिकता का। अब नागरिकता से संबंधित नागरिकता अर्जित कैसे करें, नागरिकता से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, कैसे किसी की नागरिकता समाप्त होगी, इन तमाम बातों का उल्लेख आर्टिकल आपके 5 से लगाकर 11 तक। तो भाग 2 में है आर्टिकल 5 से लगाकर 11 तक। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो भाग है साथियों, तीसरा भाग आपके कौन सा है? मौलिक अधिकार। कौन सा है? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों का प्रावधान जो है ये आपके किया गया है अनुच्छेद नंबर 12 से लगाकर अनुच्छेद 35 तक। कौन से भाग में? भाग 3 में। बात मैं करूं भाग 4 की तो आपको ध्यान में रखना है भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। राज्य की किसका प्रावधान है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व है और इनका जो प्रावधान है ये आर्टिकल 36 से लगाकर आर्टिकल 51 तक है। यानी राज्य के क्या क्या कर्तव्य होंगे इनका प्रावधान भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक। अगला मैं भाग लिख रहा हूं साथियों भाग 4A, और ए मैंने कैपिटल लिखा, इसका मतलब इसको बाद में जोड़ा गया। सबसे पहले तो अपन बात करें इसको कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन। कौन से? 42वें संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन हुआ था साथियों 1976। यहां से भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू कब हुआ।
तो अगर 1976 नहीं आई ऑप्शन में और 1977 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 जनवरी 1977 को आपके ये 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, और इसीलिए हम 3 जनवरी को प्रतिवर्ष मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस बात को भी आपको पता होना चाहिए। ये 1976 में आया गया, लेकिन इसको लागू कब किया गया? 1977 में किया गया, और कौन सी डेट को? 3 जनवरी को। इसीलिए 3 जनवरी को अपन मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आगे जब अपन मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, कौन सी समिति ने इसकी सिफारिश की थी, वो भी अपन बात करेंगे। भाग 4A में किसका उल्लेख है? मौलिक कर्तव्य। किसका उल्लेख है? मौलिक कर्तव्य। तो आपके लिए यहां से किस प्रकार का प्रश्न बनेगा? यहां से क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रावधान है जो मूल संविधान में उल्लेखित नहीं था? यानी मूल संविधान का मतलब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, तो इनमें से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? जैसे नागरिकता, मौलिक अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और मौलिक कर्तव्य। आप कहेंगे भाई साहब मौलिक कर्तव्य, क्योंकि भाग 4A कब जोड़ा गया? आपके 42वें संविधान संशोधन 1976। और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो वो आर्टिकल भी आपको ध्यान में रखना है। इनका जो प्रावधान है मौलिक कर्तव्यों का, इनका प्रावधान है अनुच्छेद 51A में। कौन से अनुच्छेद में? 51A या 51K में है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो भाग 4 तक अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट भाग की बात करें साथियों, वो आपको ध्यान में रखना है भाग 5। कौन सा? भाग 5। और भाग 5 में किसका प्रावधान है? संघ सरकार का। किसका प्रावधान है? संघ सरकार का प्रावधान है। और इसके अनुच्छेद की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 52 से लगाकर आर्टिकल 151 तक इसका प्रावधान किया गया है। संघ सरकार का प्रावधान किया गया है। इस संघ सरकार को मुख्यतः अपन 3 भागों में बांटेंगे, लेकिन CAG सहित अपन इसको 4 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। किस प्रकार? देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में? कार्यपालिका के बारे में। दूसरी अपन बात करेंगे किनके बारे में? व्यवस्थापिका के बारे में। तीसरी अपन बात करेंगे किसके बारे में? तो न्यायपालिका के बारे में। और चौथी अपन जिसके बारे में बात करेंगे वो है आपके कौन? CAG, जिसको अपन बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब अपने को पता होना चाहिए कि कार्यपालिका से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 52 से लगाकर आर्टिकल 78 तक इसका प्रावधान है कार्यपालिका का। व्यवस्थापिका की बात करें तो आर्टिकल 79 से लगाकर आर्टिकल 122 और आर्टिकल 123 में ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से संबंधित हैं, अर्थात अध्यादेश। न्यायपालिका की बात करें तो यहाँ पर आपको अनुच्छेद ध्यान में रखना है आर्टिकल 124 से लगाकर 147 तक जो है ये सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का आर्टिकल 148 से लगाकर आर्टिकल 151 तक CAG का प्रावधान किया गया है। तो अगर इस प्रकार अगर आप बांट के पढ़ेंगे तो अनुच्छेद याद करने में भी आसानी रहेगी, और साथ में अपने को ये भी पता रहेगा कि कार्यपालिका के कौन कौन से अनुच्छेद हैं, विधायिका के कौन कौन से अनुच्छेद हैं, व्यवस्थापिका के और न्यायपालिका के कौन कौन से अनुच्छेद हैं। अब अपन ये भी जान लेते हैं कि कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है। तो देखिएगा, कार्यपालिका में अपन बात करेंगे किन के बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। अपन बात करेंगे किन के बारे में? उपराष्ट्रपति के बारे में। अपन बात करेंगे किन के बारे में? तो आपके प्रधानमंत्री के बारे में। अपन बात करेंगे किन के बारे में? मंत्रिपरिषद के बारे में। और साथ ही अपन बात करेंगे किन के बारे में? महान्यायवादी के बारे में। ये सारे के सारे कार्यपालिका से संबंधित जो अनुच्छेद हैं इसमें उल्लेखित हैं। जैसे राष्ट्रपति का प्रावधान आर्टिकल 52 में है, उपराष्ट्रपति का प्रावधान आर्टिकल 63 में है, मंत्रिपरिषद और इनका आर्टिकल 74 और 75 में है, और महान्यायवादी का आर्टिकल 76 में है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें अपन बात करेंगे किन की? संसद की। ठीक है, संसद के 2 सदन होते हैं मित्रों, एक तो होते हैं राज्यसभा और दूसरी जो सभा होती है उसको अपन बोलते हैं लोकसभा। संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में है, राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में है और लोकसभा का आर्टिकल 81 में है। यहाँ सब पर भी आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर केवल अपन कौन से न्यायालय की बात करेंगे? सुप्रीम कोर्ट की अर्थात उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे। इसको भी आपको ध्यान में रखना है।
तो भाग 5 को आपको क्लियर हो गया होगा। भाग 5 में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं और भाग 5 में आपसे क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा ये भी जान लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाग 5 से संबंधित सरकार के दूसरे अंग का प्रावधान किया गया है। भाग 5 में सरकार के दूसरे अंग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद पूछ लेंगे, आर्टिकल 79 से 122, आर्टिकल 124 से 147, आर्टिकल 52 से लगाकर 78। अपने को ये पता होना चाहिए कि दूसरे अंग का मतलब बात व्यवस्थापिका की हो रही है और व्यवस्थापिका का प्रावधान आर्टिकल 79 से लगाकर 122 तक किया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट साथियों अपन बात करते हैं भाग 6 की। किसके बारे में बात करें? भाग 6, और भाग 6 में राज्य सरकार का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? राज्य सरकार का प्रावधान है। और राज्य सरकार से संबंधित मैं बात करूं तो इसमें आपको आर्टिकल ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 152 से लगाकर 237 तक। अनुच्छेद 152 से लगाकर कहां से कहां तक? 152 से लगाकर 237 तक। इसमें अपन क्या क्या जानेंगे? जिस प्रकार केंद्र के 3 अंग थे उसी प्रकार राज्य के भी 3 अंग रहेंगे। पहला कौन सा रहेगा? तो पहला आपको ध्यान में रखना है कार्यपालिका। दूसरा जो अंग रहने वाला है वो है व्यवस्थापिका, और तीसरा जो रहने वाला है वो कौन सा है? न्यायपालिका। कौन सा है? न्यायपालिका। यहां पर अपन किन के बारे में जानेंगे? तो यहां पर आपको मैं बात कर देता हूं कार्यपालिका के अनुच्छेद के संदर्भ में बात करें तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 152 से लगाकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका का प्रावधान है। आर्टिकल 168 से लगाकर आर्टिकल में बात करूं 213 तक, और 213 में अध्यादेश हैं तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो 212 लिख रहा हूं, ये किन का प्रावधान है? व्यवस्थापिका का। और 213 में किसका प्रावधान है? अध्यादेश। इसके बाद हाईकोर्ट आएगा। यहाँ पर न्यायपालिका में राज्यों में क्या होता है? तो राज्यों में साथी उच्च न्यायालय होता है। कौन सा न्यायालय होता है? उच्च न्यायालय होता है। और उच्च न्यायालय का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 214 से लगाकर 231 तक हाईकोर्ट का प्रावधान किया गया है। और लास्ट आपको ध्यान में रखना है 232 से लगाकर 237 तक जो है ये आपके जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। कौन से न्यायालय का प्रावधान किया गया है? जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसमें अपन किसके बारे में जानेंगे? तो जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल होता है। कौन से आर्टिकल के बारे में बात की गई है? आर्टिकल 153 में। दूसरी बात अपन करेंगे यहाँ पर, जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री होता है उसी प्रकार राज्य में क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री की एक क्या होती है? मंत्री परिषद होती है। इनका प्रावधान जो है आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 में किया गया है। जिस प्रकार राज्य में केंद्र में महान्यायवादी होता है उसी प्रकार राज्य में क्या होता है? महाधिवक्ता होता है। और महाधिवक्ता का प्रावधान आर्टिकल 165 में किया गया है। इस प्रकार अगर आप टुकड़ों में बांट के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा मुश्किल सा विषय नहीं है। और मैंने ये कहा था शुरू में भी, क्लास के शुरू में भी मैंने कहा मानविकी का एकमात्र ऐसा विषय है जिसके पीछे विज्ञान लगी है। इसको विज्ञान शब्द उल्लेखित है, राजनीति विज्ञान। तो इसको समझ के साथ पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है। जैसे एक एक आर्टिकल का रट्टा नहीं मार सकते अपन। 395 अनुच्छेद है, 104 अमेंडमेंट है, तो किस किस को रट्टा मार के याद कर? इस प्रकार टुकड़ों में बांट के अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा और आपकी समझ भी जो है वो क्या होगी? बेहतर होगी। देखिएगा, विधानमंडल की व्यवस्थापिका की बात करें तो यहाँ पर राज्य की विधानमंडल का पूछे तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 168 में। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का जो प्रावधान है यह आर्टिकल 170 में किया गया है। और विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद का जो प्रावधान है यह आर्टिकल 171 में किया गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 171 में। आर्टिकल 169 में विधान परिषद के गठन से संबंधित प्रावधान है कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है या विधान परिषद की समाप्ति करनी है तो उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, उसका प्रावधान कहाँ किया गया है? आर्टिकल 169 में। क्या? तो भाग 6 में राज्य सरकार का प्रावधान है, आर्टिकल 152 से लगाकर 237 तक। तो आप नोट कर लीजिएगा, जब भी इस प्रकार की आप क्लास लेने बैठे तो पेन और रजिस्टर साथ में लेकर पूरा नोट्स बनाते हुए आगे बढ़िएगा ताकि समझ आपकी एकदम क्या हो जाए? क्लियर हो जाए।
जिस प्रकार केंद्र के कार्यपालिका के, जिस प्रकार केंद्र सरकार के 3 अंग थे, उसी प्रकार राज्य सरकार के भी 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। वहां पर कार्यपालिका में राष्ट्रपति था, यहाँ पर राज्यपाल है। वहां प्रधानमंत्री था, यहाँ मुख्यमंत्री है। वहां प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद थी, यहाँ राज्य की मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद है। वहां महान्यायवादी था, यहाँ महाधिवक्ता है। वहां संसद थी, यहाँ विधानमंडल है। वहां संसद के 2 अंग थे, आपके राज्यसभा, लोकसभा, यहाँ विधानसभा और विधान परिषद है। वहां सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ हाई कोर्ट है। बिल्कुल आप कंपेरिजन में पढ़ेंगे तो आपका बिल्कुल ही केंद्र और राज्य दोनों क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कहां तक अध्ययन कर लिया अपने, आर्टिकल 237 तक। अगले भाग के बारे में बात करें साथियों, तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा, भाग 7। भाग 7 में 20 राज्यों का प्रशासन था। किसका प्रशासन था, 20 राज्यों का प्रशासन। जैसे ही मैंने शब्द लिखा 20 राज्यों का प्रशासन, तो आपके मन में एक प्रश्न आ गया होगा कि 20 राज्य क्या होंगे। साथियों 20 राज्य पहले जब 1950 में संविधान लागू हुआ था, उस समय भारत की राज्यों की 4 श्रेणियां बनाई थी, A, B, C और D। लेकिन बाद में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इन राज्यों को, श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया और भारत में 14 राज्य और 7 जो केंद्र शासित, फिर पहले 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, अर्थात 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे 1 नवंबर 1956 को। तो रब राज्यों की श्रेणियां हो गई, इसका मतलब समाप्त हो गई। इसका मतलब इसको कब, 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन। और 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1956 द्वारा भाग 7 को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अर्थात वर्तमान में भाग 7 नाम का कोई भी भाग भारतीय संविधान में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि या तो केंद्र है और या राज्य हैं, या तो केंद्र शासित प्रदेश हैं और या राज्य हैं। इसका मतलब 20 राज्य नाम की कोई व्यवस्था है ही नहीं वर्तमान में भारत में। तो इसलिए 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जब राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर दी गई, तो इस भाग 7 को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है वो कौन सा भाग है, भाग 8। कौन से भाग के बारे में बात करेंगे, भाग 8। और भाग 8 में संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है। संघ शासित प्रदेश, जिसको अपन बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। और इसमें आपको आर्टिकल ध्यान में रखने हैं, तो आर्टिकल 239 से लगाकर आर्टिकल 242 तक जो हैं ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट भाग की बात करें तो अगला भाग आपको ध्यान में रखना है वो है भाग नंबर 9। और भाग 9 में किसका प्रावधान किया गया है, पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। इनसे संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 से लगाकर 243 ओ तक जो हैं ये पंचायती राज का प्रावधान है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है भाग 9A। और ये 9A में नगरीय निकाय का प्रावधान है। इसका प्रावधान है, नगरीय निकाय का प्रावधान है। और इनके अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 243 से लगाकर आर्टिकल 243 ZG तक नगरीय निकाय का प्रावधान किया गया है। और इसको कब जोड़ा गया, तो इसको मैं नोट करवा देता हूं आप लोगों को कि इसको कब जोड़ा गया, तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला भाग है साथियों वो है भाग 9B। कौन सा भाग है, भाग 9B। और इसमें किसका प्रावधान किया गया है, सहकारी संस्थाओं का प्रावधान, यहाँ पर यूं कहें सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया है। इसका जो आर्टिकल है वो है 243 ZS से लगाकर 243 ZT तक। ध्यान में रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग में जुड़ने वाला अंतिम भाग कौन सा है, वो आपके 9B है। और 9B कब जोड़ा गया, आपके 9B 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। तो इसको कब जोड़ा गया ये भी ध्यान में रखना है, 97वें संविधान संशोधन, 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया, भाग 9B जोड़ा गया। तो सबसे पहले भाग 5 में संघ सरकार, इसका एक क्रम है, सीक्वेंस आप याद रख सकते हैं। भाग 5 में संघ सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार, 7 में 20 राज्य थे समाप्त कर दिए, 8 में केंद्र शासित प्रदेश, 9 में पंचायती राज, 9A में नगरीय निकाय और 9B में सहकारी समितियों का प्रावधान है। आर्टिकल भी आप साथ साथ नोट जरूर करें कि कौन से आर्टिकल में किसका प्रावधान किया गया है, यहाँ से भी कई बार अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब साथियों नेक्स्ट भाग के बारे में बात करेंगे और वो आपके भाग कौन सा है, भाग 10। कौन सा भाग है, भाग 10। तो भाग 10 में जो है अनुसूचित
अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है कौन से भाग में? भाग 10 में। और इसका आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है, वो कौन सा है? 244। आर्टिकल 244 में एससी और एसटी से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं उनका प्रावधान है आर्टिकल 244 में। नेक्स्ट भाग के बारे में बात करें, वो आपके हैं भाग नंबर 11। कौन सा भाग है? भाग 10 और भाग 11। भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों की बात की गई है। भाई केंद्र और राज्यों के बीच में 2 प्रकार के संबंध अपन जानेंगे, जिसमें सबसे पहले भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच में विधेयी एवं कार्यपालिका संबंधी संबंध है, और उसके बाद में आपके वित्तीय संबंधों के बारे में बात की गई है। तो भाग 11 में केंद्र राज्यों के बीच में विधेयी कार्यपालिका संबंध है, और इसका जो प्रावधान है, तो इसमें किसका उल्लेख है? केंद्र राज्यों के मध्य विधायी संबंध। कौन से संबंध? विधायी संबंध। और इसका आर्टिकल जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, अनुच्छेद जो ध्यान में रखना है, वो है 245 से लगाकर 263 तक। कहां से कहां तक? 245 से 263 तक भाग 11 में केंद्र राज्यों के बीच में कैसे संबंध? विधायी संबंध। नेक्स्ट भाग की बात करें, भाग 12। कौन से भाग? भाग 12। और भाग 12 में आपको ध्यान में रखना है केंद्र एवं राज्यों के मध्य कौन से संबंध? वित्तीय संबंधों का प्रावधान है। कौन से संबंधों का प्रावधान है? वित्तीय संबंधों का प्रावधान है। इसके आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 264 से लगाकर आर्टिकल 300A तक, ध्यान में रखिएगा साथियों, 300A तक जो है ये केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का प्रावधान किया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो केंद्र और राज्यों के संबंधों की अपन अलग से जब बात करेंगे तो आपके माइंड में सीधा सा आना चाहिए कौन से भाग से संबंधित बात हो रही है? भाग 11 और भाग 12 से हो रही है। बस मेरा लिखवाने का और आपके समझने का उद्देश्य यही होना चाहिए कि जब भी मैं किसी भाग की बात करूं, जब मैं बात करूं कि केंद्र राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए पहले से वित्तीय संबंधों की बात हो रही है, मतलब भाग 12 की हो रही है। भाग 12 की हो रही है मतलब आर्टिकल 264 से लगाकर 301 की हो रही है। अब नेक्स्ट जो भाग है वो है भाग 13। भाग 13 की मैं बात करूं तो भाग 13 में अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य समागम। अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य समागम, अंतरराज्यीय व्यापार, इंटर स्टेट जो आपके व्यापार वाणिज्य होता है, इसका जो प्रावधान है ये आर्टिकल 301 से लगाकर आर्टिकल 307 यानी आर्टिकल 301 से लगाकर आर्टिकल 307 तक इसका प्रावधान किया गया है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला भाग है मित्रों भाग 14, और भाग 14 में जो है ये अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? अखिल भारतीय सेवाएं, जो अपने यूपीएससी हैं, पीसीएस होती हैं, जो एग्जाम होते हैं, वो उससे संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं, इनका प्रावधान आपके भाग 14 में है। और भाग 14 के आर्टिकल की बात करूं, भाग 14 के अनुच्छेद से बारे में आपके पूछे तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 308 से लगाकर आर्टिकल 323 तक जो है ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जब भी इस प्रकार से प्रश्न पूछे कि बताइए अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान कौन से भाग में है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए भाग 14। अगर आर्टिकल का पूछे तो आर्टिकल आपके माइंड में आना चाहिए 308 से लगाकर 323। अगला जो भाग है वो है भाग 14A। कौन सा भाग है? 14A मैंने लिखा, इसका मतलब इसको बाद में जोड़ा गया। इसको कब जोड़ा गया पहले इसको देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया इसको? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसमें किसका प्रावधान है? तो इसमें प्रशासनिक अधिकरण का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित प्रावधान है। और इनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो है 323A और दूसरा 323B। जहां कहीं आपको कैपिटल A मिले, कैपिटल B मिले, C मिले या D मिले, कैपिटल अल्फाबेट मिले, तो इसका मतलब ये है कि इसको मूल संविधान की बात नहीं हो रही है, इसको बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया,
इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इससे भी आपकी समझ जो है ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में क्या होगी, और बेहतर होगी। जहां कहीं कैपिटल मिले इसका मतलब सीधे से अपने माइंड में आना चाहिए कि भाई साहब ये बात मूल संविधान की तो नहीं हो रही है, बाद में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया। जैसे मैंने लिखा 300A और 300B, इसका मतलब इसको बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन? मैंने कहा 42वां संविधान संशोधन। भाग 14 तक अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट भाग के बारे में बात करें साथियों तो वो भाग 15, और भाग 15 में किन का प्रावधान किया गया है? निर्वाचन आयोग का। किन का प्रावधान किया गया है? निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। और निर्वाचन आयोग से संबंधित जो आर्टिकल आप लोगों को ध्यान में रखने हैं वो है आपके आर्टिकल अनुच्छेद जो हैं 324 से लगाकर आर्टिकल 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला आपको ध्यान में रखना है भाग 16, और भाग 16 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अपनियों कहें ओबीसी या अपनियों के आंग्ल भारतीय, या मैं सबको ही लिख दूं पिछड़े वर्गों से संबंधित, पिछड़े वर्गों से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं, पिछड़े वर्गों जिसमें आप कह सकते हैं एससी शामिल होगा, एसटी शामिल होगा, इनके साथ ही आपके एंग्लो इंडियनों से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान किए गए, वो सारे के सारे जो हैं भाग 16 में किए गए हैं। और भाग 16 के अनुच्छेद की मैं बात करूं तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल जो है 330 से लगाकर आर्टिकल 342 तक इन विशेष वर्गों के लिए, जैसे आप राजनीतिक आरक्षण को पढ़ेंगे तो 330, 331, 332, 333 और 334 के बारे में जानेंगे। यानी एससी वर्ग से संबंधित, एसटी वर्ग से संबंधित, एंग्लो इंडियन से संबंधित या समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनसे संबंधित भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। और कौन से भाग में किए गए? भाग 16 में किए गए। नेक्स्ट जो भाग है मित्रों वो भाग 17, और भाग 17 में किसका प्रावधान किया गया है? राजभाषा का। किसका प्रावधान किया गया है? राजभाषा का। और राजभाषा से संबंधित अगर आपको अनुच्छेद पूछे तो 343 से लगाकर 351 तक जो है ये राजभाषा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद भाग 18 के बारे में आपको ध्यान में रखना है। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है। कौन से प्रावधान हैं? आपातकालीन प्रावधान है, जिसमें अपन 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधानों को पढ़ेंगे, जिसमें अनुच्छेद आपके 352 से लगाकर आर्टिकल 360 तक, जिसमें अपन जानेंगे कि राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360 कैसे लगाया जाता है, क्या प्रक्रिया रहती है, कब कब लगाया गया और क्यों लगाया जाता है और इनके क्या प्रभाव पड़ेंगे, वो तमाम जो बातें हैं वो डिटेल से अपन बात करने वाले हैं। नेक्स्ट जो भाग आपको ध्यान में रखना साथियों वो है भाग 19, और भाग 19 में प्रकीर्णन से संबंधित बात की गई है। यानी किसकी बात की गई है? प्रकीर्णन की बात की गई है। और यहाँ पर आपसे अगर अनुच्छेद पूछे तो 361 से लगाकर 367 ध्यान में रखने हैं। अगला जो भाग है भाग 20, भाग 20 में संविधान संशोधन की बात की गई है। अगर संविधान में संशोधन करना है तो इसके कितने प्रकार होंगे और कौन कौन सी विधि के द्वारा संविधान संशोधन किया जाएगा, इनका प्रावधान आर्टिकल 368 में किया गया है। इसको विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है कि 368 के अनुसार भारतीय संविधान में जो 2 प्रकार से संविधान संशोधन होते हैं, कौन कौन से बहुमत से होंगे, किस प्रकार से होंगे, कौन से भाग में अमेंडमेंट किस विधि से होंगे, ये सारी बातें जो हैं ये भाग नंबर कौन से में लिखी हैं? भाग 20 में लिखी हैं। अगला भाग आपको ध्यान में रखना साथियों भाग 21, और भाग 21 में कुछ राज्यों के लिए जो अस्थायी प्रावधान कर रखे हैं, कुछ राज्यों के लिए क्या कर रखे हैं? अस्थायी प्रावधान कर रखे हैं। इनका प्रावधान जो है ये भाग 21 में किया गया है। और इनसे संबंधित अगर आपसे आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 369 से लगाकर आर्टिकल 392 तक आपके अस्थायी प्रावधानों का है। अंतिम भाग बच गया कौन सा? भाग 22, और भाग 22 में संक्षिप्त नाम एवं हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ का प्रावधान किया गया है। और इनसे अगर अनुच्छेद पूछे तो 393 से लगाकर 395 तक इनका प्रावधान किया गया है। यानी कुल मिलाकर अपने भाग 1 से शुरुआत की थी और अंतिम 395 तक
कुल जो भारतीय संविधान के 22 भाग हैं, 22 भाग में किन का प्रावधान है और साथ ही कौन से भाग में कौन कौन से आर्टिकल हैं, इन तमाम बातों को अपने बात की। हालांकि अपन एक एक भाग के बारे में डिटेल से वापस से पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर सुमिलित वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको आपको ध्यान में रखना है। मुझे उम्मीद है कि अनुसूचियां और भाग आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और इनसे संबंधित जो प्रश्न होंगे उनको आप हल करने की कोशिश करेंगे। ऐसी आशा उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।